रियल नंबर का बच्चों सेशन 2 है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा होता है, एक बार हम लोग इरेशनल नंबर 9th क्लास में पढ़े आए थे, तो वहां तो हमने इरेशनल नंबर की को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब चीज सीखा था। लेकिन यहां पर हम दोबारा से एक बार रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर्स को, और यहां पर हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ प्रूविंग है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले आती है बच्चों डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जहां पर P एंड Q को प्राइम है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन एज इरेशनल नंबर। मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं ना बच्चों, वो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। कितने बच्चे ये वाली बात समझ रहे हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। यानी आप लोग उसे, जहां पर P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बच्चों जैसे ये वाला नंबर √2, ये एक इरेशनल नंबर है, √3, √5, क्यूब √7। ठीक है, ये ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। और एक और ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, देखो 0.20, 220, 2220 एंड एक्सेट्रा। मतलब ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कोई पैटर्न को, कोई पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों, तो उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि दोबारा से एक्सप्लेन करें क्या होता है। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, पहली बात। कैसे होते हैं, √2, √3, √5, क्यूब रूट। ऐसा नहीं है क्यूब रूट ही तक होते हैं, 5th रूट में भी आ सकते हैं ये, या फिर कुछ इस टाइप के नंबर्स होते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन याद रखना कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ये कुछ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और याद रखनी है आप लोगों को। पहली प्रॉपर्टी है, व्हेन एन इरेशनल एंड अ रेशनल नंबर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट इज एन इरेशनल नंबर ओनली। समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है। अगर हम किसी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आता है, इरेशनल नंबर आता है। याद रखना, पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, व्हेन एनी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर द रिजल्ट इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से, किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर तब भी हमारा इरेशनल आता है। समझाऊं कैसे कि आ गया समझ में। जैसे कि जिन बच्चों को थोड़ा अगर कम समझ में आया उन बच्चों के लिए बात कर दूं मैं। जैसे हम बात करें √3, कैसा नंबर है, इरेशनल। अब इसको मैंने एक नॉन जीरो रेशनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 2√3। तो बेटा जो ये वाला नंबर आया है ये कैसा है, इरेशनल। और अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी कैसा आएगा, इरेशनल। बस कंडीशन एक है, ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर आंसर जीरो आ जाएगा, और जीरो कैसा नंबर होता है, रेशनल। ठीक है, और जीरो से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते हैं, तो वो तो नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। तो एक बात ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, सुनो इसे, व्हेन टू इरेशनल नंबर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब की बात दोनों इरेशनल नंबर है, इन दोनों पॉइंट में क्या था, एक रेशनल था, एक इरेशनल था, इनमें दोनों इरेशनल है। व्हेन टू इरेशनल नंबर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई और डिवाइड। दो इरेशनल नंबर को आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो,
तो रिजल्ट क्या आता है, मे बी एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, दोनों हो सकता है। अब वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो इरेशनल नंबर कैसे हैं, ठीक है, पर हो दोनों सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेशनल नंबर लिखा, सॉरी इरेशनल नंबर लिखा 2 + √3 और एक और लिखा 2 - √3। अब मैंने कहा इन दोनों को ऐड करो, तो बेटा जैसे ही इनके बीच में प्लस लगाया तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 क्या आ गया 4, जो कि कैसा नंबर है, रेशनल। देखा। और अगर इसी के अंदर मैं ऐसे लिख दूं, एक नंबर ले लें 2 + √3 और एक नंबर ले लें 2 + 4 √3। अब मैंने कहा इनको ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 4 + 5 √3। तो अब ये कैसा नंबर आ गया, इरेशनल। तो अगर हम दो इरेशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। बाकी सारा नंबर को देख के हम बता सकते हैं, डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं कर सकते क्या आता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक की। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, ये विदाउट प्रूफ, मतलब इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये थ्योरम आपको याद रखनी है। क्या थ्योरम है, देखो ध्यान से। इफ पी बी आ प्राइम नंबर, अगर मान लो पी कोई एक प्राइम नंबर है और पी डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब कहना यह चाह रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 100% श्योर है वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फिर से बताऊं कि आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। हाँ, क्या कह रहा है, अब पता नहीं, अब कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही लिखाया होगा कुछ तो मैंने। ए पी बी आ प्राइम नंबर और पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर को करता है देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, एक ये ध्यान, एक बात ये आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह बच्चों है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर। मतलब हमारे सिलेबस में बच्चों बस दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, बस खाली क्या आएगा, एक नंबर दे देंगे इरेशनल और कहेंगे बल से प्रूव करो ये इरेशनल है। अब किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए, मतलब इरेशनल तो है ही, अब अगर हम उसे इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है ये, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। इसमें होता क्या है, टू प्रूव अ गिवन नंबर इज इरेशनल, अगर हमें यह प्रूव करना है कि दिया हुआ नंबर इरेशनल है तो वी विल यूज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम लोग वहां पे बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जरा समझ लो। इन दिस मेथड, ध्यान से सुनो मेरी बात सब बच्चे, इन दिस मेथड फर्स्ट वी विल एज्यूम द अपोजिट ऑफ दैट व्हाट वी वांट टू प्रूव। क्या हुआ इस लाइन का मतलब जो भी आपको प्रूव करना है उसका अपोजिट एज्यूम कर लो। जैसे आपको प्रूव करना है ये एक इरेशनल नंबर है, तो आप मान लो नहीं ये एक रेशनल नंबर है। वी वांट टू प्रूव एंड देन एट द, ठीक है, इन दिस मेथड फर्स्ट वी विल एज्यूम दैट अपोजिट ऑफ दैट वी वांट टू प्रूव एंड देन एट द एंड वी विल प्रूव दैट व्हाट वी एज्यूम इज रॉन्ग। और अंत में आगे चलते जाओ, उसी जो चीज मानी उसी को लेते हुए मैथमेटिकली आगे चलते जाओ। थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने सोचा है वो तो गलत है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो लिखा ना, प्रूव एंड देन एट द एंड वी विल प्रूव दैट व्हाट वी एज्यूम इज रॉन्ग। अब जब हमने जो सोचा था हमने ही दिखा दिया कि हमने तो गलत सोचा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चीज है वो बिल्कुल एज इट इज सही है। तो एंड फाइनली वी विल कम इन पोजीशन टू प्रूव दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जो भी रिजल्ट प्रूव करना होता है वो प्रूव हो जाता है। दोबारा से समझाऊंगी आगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ में। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो ये होता है बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सबसे पहले एक पहला सवाल आ रहा है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा सवाल आता है
प्रूव दैट √2 इज a irrational नंबर, प्रूव दैट √3 इज a irrational नंबर। बहुत आता है बच्चों, मैं तो जहां तक देखता हूं एक सवाल 3 नंबर में मोस्टली मैंने देखा है। मतलब ये समझ लो एक तरीके का ये आउट सा हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ, इतना जरूर हो सकता है √2 की जगह √3 आ जाए या √5 आ जाए, इस टाइप का आ जाए। अब इसे करते कैसे हैं तो देखना बड़े ध्यान से। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बना दी है, आपको जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं कोशिश ये करना उसी अप्रोच को लगाते हुए काम करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा एज्यूम कर लो। तो मैंने एज्यूम किया, लेट एज्यूम √2 इज आ रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। आगे बढ़े। सो बेटा ये एक रेशनल नंबर है, तो तुम जानते हो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, जैसा कि मैंने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसा कि मैंने मान लिया कि √2 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूं √2 = A/B। अच्छा, P/Q लिख लो या A/B लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और यहां पर हमने लिख दिया A एंड B को प्राइम एंड B ≠ = 0। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया ये मैंने। यहां पर A और B को प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? A और B को प्राइम है, उनका A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यही बेटा सबसे बड़ा फैक्ट है, A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और साथ में B 0 नहीं है, क्योंकि B 0 हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। फिर आगे बढ़े हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। इस नंबर की जो माना है इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अब आगे बढ़े हम इसी वाली बात को लेकर। तो बेटा जब इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2, और इसका स्क्वायर करोगे तो A²/B²। तो बच्चों यहां से आपका आ जाएगा 2 = A²/B²। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना B² का, इधर देखते जाओ सब बच्चे ध्यान से। इस B² का इधर मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया तो 2B² = A² आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, 2B² = A² आ गया, और इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी समझने की, वो ध्यान देना। जैसे ये 2B² लिखा है बच्चों, तो तुम देख रहे हो B² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि 2B² डिविजिबल बाई 2 होगा। कितने बच्चे इस बात से सहमत है? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर किसी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 × B², तो 100% श्योर है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 2B² किससे डिविजिबल है? 2 से। अच्छा, 2B² किसके बराबर है? यानी कि A² और 2B² दोनों बराबर ही है, एक ही बात है। तो जब मैं इधर से कह रहा हूं कि 2B² 2 से डिविजिबल है, तो एक बच्चा कह सकता है कि सर 2B² तो A² के बराबर है, इसका मतलब A² भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि A² में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझाई। तो इसी वाली बात से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन से इट इज क्लियर कट, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि 2 डिवाइड्स A², कि 2 A² को डिवाइड करेगा। मैंने ज्यादा नहीं बढ़ाया कि यार इसको भी लिखा है फिर इसको लिखा है फिर उसको लिखा है, सीधे लिखना 2 डिवाइड्स A²। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि 2B² 2 को डिवाइड कर रहा है और 2B² A² के बराबर है, तो इसलिए 2 डिवाइड्स A²। अब मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, 2 कैसा नंबर है? प्राइम। तो मैंने बताया था अगर P एक प्राइम नंबर है और अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स A, 2 A को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स A। अब क्यों करेगा उसके पीछे ये लिख देना, बिकॉज P डिवाइड्स A², दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A। ये आपकी वही थ्योरम का कंसेप्ट आ गया। टीचर को ये लिखना बहुत जरूरी है, बताना है, टीचर को लिख के दिखाना है ये वाला लाइन। अब 2 डिवाइड्स A करता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो यहीं से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ A, मतलब 2 क्या होगा? A का फैक्टर होगा। A जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर होगा किसका? A का। क्लियर? और इसे डाल देना आप इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या डाल देना? इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से देख लेना एक एक स्टेप को। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो दोबारा बताऊं, ठीक है?
आ गया समझ में? ठीक है। अब यार ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, मैं खुद भूल जाता हूं पहले कैसे कराया था। अरे एक ही बात है, चलो ये सही है, सब चल रहा है, ठीक है, तुम्हारी समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला, अब अगली वाली लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। तो मैंने अभी इक्वेशन 2 में आपको क्या लिखा दिया, याद है? अभी 2 इक्वेशन में नीचे क्या लिखा था? 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो मैं लिख सकता हूं a बराबर 2c। ये वाली बात कितने बच्चों ने समझी बताओ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ऐसा होता है, जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से। फैक्टर, मैंने कहा 2 फैक्टर है 10 का। बोलो सही बात है कि गलत बात? पहले तो इस बात का जवाब दो। मैंने कहा 2 फैक्टर है 10 का, सही बात है। कैसे चेक करते हैं? कोई कह रहा है कि 2 फैक्टर है 10 का, इसका मतलब 2 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो अगर बेटा कोई नंबर जैसे 2 है, किसी नंबर का फैक्टर है, तो मैं हमेशा उस नंबर को 2 इंटू एनी इंटीजर के फॉर्म में लिख सकता हूं। सही बात है कि नहीं? जैसे 10 था, तो 10 किसका फैक्टर था? 2 फैक्टर था 10 का, तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5। 2 20 का भी फैक्टर है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10। 30 का भी फैक्टर है, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 15। 17 का फैक्टर है? नहीं है, तो अब मैं 2 इंटू कुछ नहीं लिख सकता जिससे 17 आ जाए। तो ऐसे ही जब मैंने तुमको बताया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू कोई नंबर। अब वो क्या नंबर? 10 था तो 5, 20 बोला था तो 10, 30 बोला था तो 15। अब ए भी तो कोई नंबर है, तो कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। बेशक मैं इस समय बता नहीं सकता आप लोगों को, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बराबर 2c। सी यहां पर कोई भी नंबर होगा, अगर मैं आपको ए बता दूंगा तो आप मुझको सी बता दोगे। जैसे मैंने कहा ए 10 है, आप कह दोगे सर सी 5 है। मैंने कहा ए 20 है, तो आप कह दोगे सी 10 है। तो ए बराबर 2c आ गया, ऐसे मान लिया। उसके बाद हमने क्या करा, ये ए बराबर जो 2c आया था, वो इक्वेशन फर्स्ट में जाके पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाई थी, उसमें अब हम क्या करेंगे? ए की जगह 2c रख देंगे। देखना ध्यान से, ये रहा 2b स्क्वायर, और यहां पे ए स्क्वायर आया था, ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4c स्क्वायर। ये वाले 2 से 4 कैंसिल कर देना, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया। इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 3। बोलो कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई? ये मेन स्टेप है, सबको समझ में आया? अब यहां पे से तुम देखो 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्लियर है? और 2c स्क्वायर किसके बराबर है? तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड करेगा? b स्क्वायर को। और 2 क्या है? प्राइम नंबर, और वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम से हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b। कैसे? वो थ्योरम हमने यहां पे लिख दी। बात समझ में आ गई? उसके बाद 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ b। इसे डाल देना आप इक्वेशन नंबर 4। 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ b। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 थी 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ a, और इक्वेशन 4 बनी 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ b। बहुत ध्यान से सुनना, इक्वेशन 2 में क्या कहा गया था? कि 2 फैक्टर है a का, और इक्वेशन 4 में क्या कहा गया? 2 फैक्टर है b का। दोनों से मिला के क्या बोलोगे? दोनों को अगर कंबाइन करके बोलना है तो कैसे बोलोगे? कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। मतलब जो 2 है वो a और b दोनों का फैक्टर है। और मैंने शुरू में क्या जम्पशन किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, और उसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा, उससे मुझे पता चला, क्या पता चला? कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। जो 2 है वो कॉमन फैक्टर होगा किसका? a और b का। बाई सेकंड एंड फोर्थ से ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो बच्चों यहां से आगे चलते हैं, देखना 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। अब ये वाला जो स्टेटमेंट आया, इसने एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न किया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध। जो हमने सोचा था वो गलत सिद्ध कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो गया? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। अब जो हमारा फैक्ट था कि a और b को प्राइम है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बच्चों। तो एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न क्यों हुआ? बिकॉज वी एज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न क्यों हुआ?
बिकॉज हमने ऐसा माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत है। अब जब हम गलत है तो हम कह सकते हैं √2 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। हेंस प्रूव। आया प्रूव करना? इरेशनलिटी कैसे प्रूव करते हैं बोलो, दोबारा से एक्सप्लेन करूं। और प्रोसेसिंग बेटा कोशिश करना ऐसे ही रखना जैसे मैंने बताई है, तरीके से एक एक स्टेप मैंने बड़े ध्यान से इसको लिखा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। सारी इक्वेशंस को मेंशन कर रखा है, सारे रीजन को मेंशन कर रखा है, तो आप एक बार इसी फॉर्मेट के अंदर इसको कॉपी करना, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी नहीं कॉपी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी स्लाइड को भेज दूंगा, उसमें से देखकर एक बार दोबारा से घर पे कर लेना। और √2 की जगह √3 या √5 या किसी और का करना प्रैक्टिस इसी के अंदर। अब बताओ कितने बच्चों, सबको समझ में आ गया कि दोबारा से बताऊं? बोलो। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे ये आया, प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर इफ √3 इज इरेशनल। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, और साथ में ये दे रखा है कि √3 कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो ये भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बोलो? लेट एज्यूम, बातें नहीं करो, इधर देखो, लेट एज्यूम 5 + √3 इज आ रेशनल नंबर, इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहला काम इधर देखो सब जने ध्यान से। मैंने मान लिया कि 5 + √3 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। अब बेटा रेशनल नंबर है, सो 5 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? a/b। यहां पर a एंड b को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या ध्यान रखना है? जैसे ये आ गया, अब इसमें एक तो बच्चों ये √3 या इस टाइप का रेशनल टर्म्स होगा, उससे तुम एक साइड पर रखना, बाकी सारे टर्म्स एक साइड पे ले जाना। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 = a/b, और ये प्लस का 5 इधर जाकर ट्रांसफर करके मैंने माइनस का 5 कर दिया। यहां तक समझ में आ गई बात? दोबारा से एक्सप्लेन करूं बोलो। फिर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और या √3 = इसको एलसीएम ले रहा हूं, ये b इधर पहुंच जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा a - 5b/b। ठीक है, और इसे डाल देना आप इक्वेशन नंबर 1। कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई अच्छे से? जब इतना काम हो जाए, इरेशनल टर्म आपका इधर आ जाए और ये सारे के सारे इधर आ गए। अब तुम देखो बड़े ध्यान से, ए क्या है? एक इंटीजर, शुरू में ही माना है मैंने, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। ए क्या है? इंटीजर। 5 क्या है? इंटीजर। बी क्या है? इंटीजर। तो बच्चों अगर कभी आप दो इंटीजर को या दो से ज्यादा इंटीजर को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करोगे तो मैनिपुलेट करके जो आंसर आता है वो क्या आता है? एक इंटीजर रेशनल नंबर ही आता है। इंटीजर तो नहीं कहेंगे पर रेशनल नंबर आता है। तो यहां पर आप जब इक्वेशन 1 बन जाए तो यहां पे लिखना हियर a - 5b/b इज रेशनल। ये कैसा नंबर है बच्चों? एक रेशनल। ठीक है, और फिर लिखना एंड √3 इज आ इरेशनल नंबर। ठीक, मतलब ये तो कैसा नंबर है? रेशनल। और √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। तो अब तुम सोचो, क्या कभी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है ना? तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? बट a rational number
but a rational number cannot be equal to a irrational number. यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब यानी कि एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब आप इतना लिखने के बाद वो पुरानी लाइनें जो मैंने अभी बताई थी उसके अंदर वो आ जाएंगे। तो ये वाली लाइन ने क्या करा, यहां लिख देना, सो इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्शन को क्रिएट करती है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर अजम्पशन that 5 plus root 3 is a rational number. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. ठीक है? हेलो, हाँ भेज रहा हूं मैं। So our assumption is wrong. तो अब हमारा assumption wrong हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ आया कि दोबारा से बताऊं? ये बेटा इस टाइप का एक सवाल ये वाला करना है, और एक जो मैंने इससे पहले कराया था वो बड़े ध्यान से तैयार करना है, ठीक है ना? तो और मैं आपको इसका वो भेज दूंगा स्लाइड, उसमें से आप लोग देखकर इन्हें एक बार कर लेना यार। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, और थोड़े से एमसीक्यू है वो देख लेना, इसके मैंने दिए हुए हैं देखना। और सारे क्वेश्चन इसमें ज्यादा पढ़ाने को है नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस 19-20 इधर उधर करके आ जाता है। ठीक है, कर लोगे बच्चों कि नहीं? ऐसे एक ये वाला दिया है देखो, इसको भी A/B मान के कर लेना। ठीक है,